सांझ खिड़की के पास खड़ी थी। जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वहां क्या कर रही हो? विश्वा कमरे के अंदर आते हुए कहा। उसके हाथों में क्रीम था जो जख्म का था। कुछ नहीं साहब, सांझ विश्वा की तरफ घूमकर बोली। ये क्रीम लगा लो, राहत मिलेगी तुम्हें। विश्वा कहा तो सांझ हिचकिचाते हुए बोली, बहुत जलन होती है साहब। थोड़ा तो जलेगा ना, वरना ठीक कैसे होगा? विश्वा कहा। पर साहब, हमें नहीं लगाना कोई क्रीम, हम ऐसे ही ठीक हैं। अगर वक्त पर दवा ना लगाओ तो जख्म नासूर बन जाते हैं। चुपचाप ये क्रीम लगा लो। पर साहब, तुम कहो तो मैं लगा देता हूँ, कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा। सांझ पीछे खिसकते हुए बोली, नहीं, हम खुद लगा लेंगे, आप क्रीम रख दीजिए। मुझे भरोसा नहीं है तुम पर, मेरे सामने दवाई लगाओ। साहब, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया हमने? आप जाइए यहाँ से, हम दवाई लगा लेंगे। मेरे सामने लगाने में क्या हर्ज है? विश्वा से परेशान करते हुए कहा। प्लीज़ जाइए ना यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मेरा घर, मेरा कमरा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? विश्वा उसकी आंखों में झांक कर कहा। आप हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं ना? समझ गई। हाँ, सांझ उसे देखते हुए बोली। मतलब बेवकूफ़ नहीं हो ना? हम बेवकूफ़ लगते हैं आपको? थोड़ी थोड़ी लगती हो, विश्वा हल्का मुस्कुराकर कहा। तो सांझ हल्के गुस्से में बोली, तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं? हम बेवकूफ़ हैं तो किसी समझदार इंसान के पास जाइए। पर मेरे दिल को तुम ही भाती हो सांझ, विश्वा कहा। ऐसा क्या है हम में जो औरों में नहीं? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ करूं? हमने ऐसा कब कहा? इनडायरेक्टली कह तो वही रही हो। आप बातें बहुत बनाते हो, और कुछ भी ना बना, और भी कुछ बना लेता हूँ। जैसे कि? सांझ उसे देखते हुए पूछी। सोच कर बताऊंगा, अभी दवाई लगा लो वरना मैं लगा दूंगा, कहकर विश्वा उसे देख आंख मारा तो सांझ झेंप गई। विश्वा उसके माथे को चूम लिया। ये आप हमारे सिर को क्यों चूमते रहते हैं? हम कोई बच्चे नहीं हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे इन होठों की तरफ इशारा करके तो इनको चूम लूं? तो सांझ नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तो तुम सही समझा दो मुझे। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। हमारे इरादे बिल्कुल ठीक हैं, आपका दिमाग ठीक नहीं है। जाकर इसका इलाज करवाइए। अब इलाज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बेदिमाग लड़की के साथ रहूंगा तो मेरा दिमाग कैसे ठीक रहेगा? बेकार में डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा। आप हमें बेदिमाग बोल रहे हैं? सांझ मुंह बनाकर बोली तो विश्वा हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा नहीं, पर समझ आता है हमें आपकी बातें, और आप बहुत अजीब हैं। सांझ बोली तो विश्वा मुस्कुरा दिया। याद से दवाई लगा लेना, वरना। नहीं, हम लगा देंगे, आप बस जाइए यहाँ से। सांझ बोली तो विश्वा उसे देखते हुए बाहर चला गया। सांझ राहत की सांस ली और बेड पर जाकर बैठ गई। विश्वा वर्षा को सांझ के पास भेज दिया ताकि वो उसे दवाई लगा दे। हर जगह तो सांझ खुद से दवाई लगा नहीं सकती थी, इसलिए विश्वा वर्षा को उसकी मदद के लिए भेज दिया। अब तक विश्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी, जो कुछ ही पलों में गंभीर हो गई। हाल में सब बैठे हुए थे सिवाय सांझ और वर्षा के। आगे क्या करना है अब? सक्षम पूछा। मुझे सांझ से शादी करनी है, विश्वा फर्श पर बिछे कालीन को देखते हुए कहा। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है विश्वा, जानता हूँ, पर एक ना एक दिन तो इस विवाह के बंधन में बंधूंगा ही ना। जो चीज़ बाद में करूँगा उसे अभी करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, पर सांझ वो मानेगी इस सब के लिए? वैभव कहा तो विश्वा बोल उठा, मैं मना लूँगा उसे। बस मैं नहीं चाहता आगे चलकर कोई हमारे रिश्ते का गलत मतलब निकाले। मैं बस अपने बीच के रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ, विश्वा ने कहा। हम सब तेरे साथ हैं, पर याद रख, हमारी बहन को रुलाया ना तो तेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे, वैभव ने कहा तो विश्वा मुस्कुरा उठा। आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं हमसे, विश्वा रूपा को देखकर कहा। कुछ नहीं कहना, मैं खुश हूँ कि मेरी सांझ को तुम्हारे जैसे हमसफ़र का साथ मिलेगा। बस बीच मझधार में उसे छोड़ मत देना। कभी नहीं छोड़ूंगा उसे, विश्वा रूपा को यकीन दिलाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। सुबह के 6 बज चुके थे। कोठी में हर तरफ सांझ को ढूंढा जा रहा था। अम्मा जी अपने सिर पर पट्टी बांधे अपने झूले पर बैठी गुस्से से दहक रही थी। सभी लड़कियां उसे हर जगह ढूंढ लीं, पर सांझ का कुछ पता न चला। थोड़ी देर बाद मंत्री आने वाला था सांझ को अपने साथ ले जाने, पर सांझ है ही नहीं तो अम्मा जी किसे भेजेंगी? वैसे भी उसे सिर्फ सांझ ही भाती है। उन्होंने तो एडवांस पैसे भी ले लिए थे मंत्री से। अगर वक्त पर सांझ नहीं मिली तो उन्हें वो पैसे मंत्री को वापस करने पड़ेंगे। अपने मुंह से पान की पिचकारी थूकते हुए अम्मा जी गुस्से से गुर्राईं।
गाड़ी निकाल राका, अच्छे से जानती हूँ वो लड़की कहाँ हो सकती है। अम्मा जी गुस्से से बोली तो राका तुरंत जाकर गाड़ी निकाल दिया। अम्मा जी अपने भारी कदमों से नीचे आईं और आगे की सीट पर ठाठ से बैठ गईं। राका पुणे की सड़कों पर गाड़ी दौड़ा दिया। विश्वास सांझ का हाथ पकड़े उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर सांझ की पलकें गीली हो गईं। वो एक टक विश्वा को देखे जा रही थी, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। सांझ की आंखों से आंसू बह गए, जो सीधा विश्वा की हथेली पर गिर गए। ये आंसू बहुत अनमोल है मेरे लिए, कहकर विश्वा उन बूंदों को अपने होठों से पी गया। सांझ कुछ नहीं बोली, वहीं विश्वा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सांझ एकटक विश्वा को देख रही थी। विश्वा अपना सवाल फिर दोहराया, बोलो ना सांझ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब, आप सच में हमसे शादी करेंगे? सांझ भावुक होकर बोली। इश्क तुमसे है तो शादी भी तुम्ही से करूंगा ना सांझ। पर साहब, हम आपके काबिल नहीं हैं। आप क्या, हम किसी के भी काबिल नहीं हैं। ऐसा तुम्हें लगता है, पर मेरी नज़र से देखो तो तुम परफेक्ट हो मेरे लिए। विश्वा कहा तो सांझ एक टकटकी लगाए उसे देखती रही। क्या तुम मेरी मिसेज बनना चाहती हो? विश्वा से पूछा। सांझ की आंखों में आंसू आ गए। विश्वा की आंखों में अपने लिए इश्क देखकर वो रोते हुए हाँ में सिर हिला दी। विश्वा खुशी खुशी उसकी हथेली चूम लिया। आखिर वो भी तो विश्वा से इश्क करने लगी थी, फिर कैसे उसे ठुकरा देती। सांझ की सहमति जताते ही सब खुशी से झूम उठे। रूपा सांझ को अपने गले लगा ली। सांझ कुछ नहीं बोली, बस विश्वा को देखती रही। अम्मा जी इधर विश्वा के घर के बाहर गाड़ी रुकवाईं और राका के साथ विश्वा के घर की तरफ बढ़ गईं। पर घर के बाहर ताला लगा हुआ देखकर अम्मा जी गुस्से से दहक उठी। विश्वा सांझ को लेकर कोर्ट चला आया। वकील के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दिया, जिसे वैभव मार्केट में खरीद कर लाया था। सांझ के हाथ कांप रहे थे विश्वा को वरमाला पहनाते वक्त। विश्वा उसके कदमों में झुक गया तो सांझ उसके गले में वरमाला डाल दी। विश्वा प्यार से सांझ की मांग को अपने नाम के सिंदूर से सजा दिया, फिर उसके गले में पतली सी मंगलसूत्र पहना दिया। सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। विश्वा आगे बढ़कर सांझ के कपाल को चूम लिया। सांझ उसके शर्ट का कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिन ख्वाबों को वो सिर्फ सपने में जीती थी, आज विश्वा ने उन ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया था, सांझ को अपना बनाकर। चलिए, अब आप दोनों इस पेपर पर साइन कर दीजिए, वकील ने कहा। विश्वा खुशी खुशी पेपर पर साइन कर दिया, पर सांझ नहीं कर पाई। वो कभी पेपर को देखती तो कभी कलम को। क्या हुआ सांझ, साइन करो, विश्वा ने उसे टोका तो सांझ अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने थरथराते हाथों से साइन कर दी। मुबारक हो, आज से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हुए, वकील ने कहा तो सब मुस्कुरा उठे। गवाह के तौर पर सक्षम, वर्षा, वैभव, रूपा मौजूद थे। विश्वा सांझ का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक के लिए। मैंने तुम्हें खुद से जोड़ लिया है, कहकर विश्वा सिंदूर से सजी उसकी मांग को हौले से चूम लिया। सांझ की आंखें बह गईं। आपके इश्क ने हमको आज निखार दिया है साहब। एक पत्थर दिल इंसान के दिल में आप आज आपने जान डाल दी है। निभाएंगे इस रिश्ते को हम अपनी आखिरी सांस तक। वादा करते हैं आपके सिवा किसी को ना चाहेंगे, केवल आपकी ही पूजा करेंगे हम, कहकर सांझ विश्वा से दूर हुई और झुककर उसके पैरों को छू ली। विश्वा 2 कदम पीछे हट गया और सांझ को कंधे से पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है सांझ। माई कहती थी कि एक पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है, तभी तो पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। अगर ऐसा ऐसा है तो मुझे भी तुम्हारा चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी देवी हुई ना, कहकर विश्वा सांझ के पैरों को छूने लगा तो सांझ उसे रोक दी। आप पागल हो गए हो क्या साहब? आप हमारे पैर मत छूइए। क्यों? तुम छुओ तो सही, मैं छूऊं तो पागल? सांझ अपनी आंखें झुका ली। इधर देखो मेरी आंखों में, विश्वा कहा तो सांझ अपनी कत्थई आंखों से उसे देखी। पति पत्नी के रिश्ते में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है सांझ, ना कोई ऊंच नीच होता है। उनमें एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर तुम मुझे परमेश्वर कह सकती हो तो तुम भी तो मेरे लिए देवी का स्वरूप हुई ना। तुम मेरे कदमों में झुक सकती हो तो मैं क्यों नहीं झुक सकता? आपकी सोच सबसे अलग है साहब। अक्सर पत्नी को पति के आगे झुकते देखा है हमने। पति 2-4 गाली भी दे दे तो फिर भी एक पत्नी कुछ नहीं कहती, पर अगर वही पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज में 2-4 बातें कह दे तो पति की गरिमा को ठेस पहुंच जाती है। अगर दुनिया में सारे मर्दों की सोच आपकी तरह हो जाएगी ना साहब, तो कोई लड़की शादी से नहीं डरेगी। हम खुशकिस्मत हैं कि एक पति के रूप में आपको पाया है हमने। सांझ बोली तो विश्वा मुस्कुरा उठा और उसे अपने सीने से लगाकर कहा,
बाकियों का तो पता नहीं, पर मैं ऐसा ही हूँ। लैला मजनू की बातें खत्म हो गई हों तो चलें, सक्षम कहा तो विश्वा उसे घूरने लगा। वहीं सांझ उससे दूर हो गई। सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ा विश्वा के घूरने से। वो अपने दांत दिखाते हुए बाहर चला आया, जहां सब सांझ विश्वा का इंतजार कर रहे थे। विश्वा अपना हाथ सांझ की तरफ बढ़ाया तो सांझ मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। विश्वा उसे कसकर थाम लिया और दोनों कोर्ट से बाहर आ गए। सभी लोग घर पहुंचे तो विश्वा और सांझ को दरवाजे पर ही सब ने रोक दिया। विश्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे ही अपने घर में आने से क्यों रोक रहे हैं। वहीं सांझ अपने दुपट्टे के छोर को कसकर पकड़ी हुई थी। तभी वर्षा हाथों में आरती की थाल लेकर आई और उनकी आरती उतारी। सक्षम वैभव बगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। रूपा एक कलश लेकर आई और उसे दरवाजे के पास रख दी। सांझ, इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो, वर्षा बोली तो सांझ वैसे ही की। फिर रूपा उसके सामने लाल रंगों से भरी एक परात उसके सामने रखकर बोली, अब इसमें अपने पैर डालकर इस घर में अपनी छाप छोड़ दो। रूपा के कहने पर सांझ अपने पैर उस परात में रख दी और उस घर में अपनी छाप छोड़ने लगी। विश्वा उसके पैरों की निशानियां देख सकता था। उसके होठों पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। घर के एक तरफ बप्पा की छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। सांझ और विश्वा दोनों बप्पा से अपने आने वाले खुशहाल जिंदगी की कामना कर रहे थे। रात को विश्वा अपने कमरे में जाने को हुआ तो दरवाजे पर उसे वर्षा रोक ली। कहाँ जा रहे हो? वर्षा पूछी। अपने कमरे में वर्षू, और कहाँ जाऊंगा? अब हटो यहाँ से। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले मेरा नेग दो, उसके बाद जाने दूंगी। नेग? कैसा नेग? विश्वा अपनी आंखें छोटी करके कहा। दुल्हन के कमरे में जाने के लिए दूल्हे को नेग देना पड़ता है। पर यह तो मेरा कमरा है, मैं अपने ही कमरे में जाने के लिए नेग क्यों दूं? विश्वा छोटी आंखें करके कहा। है नहीं था, अब ये कमरा सांझ का हो गया है। वैसे भी सांझ मुझे अपनी बहन मानती है, उस हिसाब से मैं तुम्हारी साली हूँ। चलो निकालो मेरा नेग। मतलब मुझ बेचारे को लूट कर ही मानेगी तू? कहकर विश्वा 1,000 रुपया अपने पर्स से निकाल कर वर्षा को दे दिया। वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, ये अपने पास रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो बस तुझे सता रही थी। वैसे भी तुझे इन पैसों की कितनी ज़रूरत होगी ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तू बस ऐसे ही हमेशा सांझ के साथ रहना, सुख हो या दुख हो उसका साथ मत छोड़ना विश्वा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बस मेरा नेग हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वर्षा बोली तो विश्वा उसके सर को छू कर कहा, काफ़ी समझदार हो गई है हमारी वर्षू। विश्वा कहा तो वर्षा हंस दी। वर्षा वहां से मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। वहीं विश्वा अपने कमरे के अंदर चला गया। सांझ बिस्तर पर पलकें झुकाए बैठी थी। लाल रंग की साड़ी में सांझ विश्वा का दिल धड़का रही थी। वर्षा और रूपा ने मिलकर बहुत कम समय में कमरे को काफ़ी अच्छे से सजा दिया था। विश्वा की आने की आहट महसूस कर सांझ खुद में ही सिमटती जा रही थी। नज़र उठाकर उसे देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। विश्वा की नज़र सांझ की भरी मांग पर गई, जो कुमकुम से बेहद खूबसूरत लग रहा था। हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियाँ, कानों में झुमके, आंखों में सुरमा, होठों पर शर्मीली सी मुस्कान। पलकें बिछाए सांझ बेड पर बैठी अपने साजन का इंतजार कर रही थी। विश्वा उसे देखकर आहिस्ते से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सांझ की नज़र बेड पर बिछी सफेदी को घूर रही थी। विश्वा उसके पास जाकर लेट गया। अपने एक हाथ को गर्दन के पीछे रखा और उस पर अपना सिर रख दिया और अपनी कोहनी को बेड पर टिका दिया। विश्वा आंखों में खुमारी लिए अपनी सजनी को ताक रहा था, जो उससे नजरें चुरा रही थी। विश्वा की इस नज़र से देखना सांझ की हालत खराब कर रही थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दी तो विश्वा अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। सांझ अपने हाथों से अपना चेहरा ढक ली। विश्वा उसका हाथ हटा दिया। सांझ उसका चेहरा दूसरी तरफ कर रही थी तो वो बेशर्म होकर उसे ही निहारे जा रहा था। साहब, इस तरह से देखना बंद कीजिए हमें। बीवी हो तुम मेरी, मैं चाहे जैसे भी देखूं तुम्हें क्या? आप बहुत बदमाश हो गए हैं। जब बीवी इतनी प्यारी मिली है तो फिर कोई सीधा कैसे रह सकता है? विश्वा एक टुक उसे देखे, उसके चेहरे पर नज़र बनाए हुए कहा। सांझ क्या कहती? वो सिर्फ गर्दन झुकाए उसके पास बैठी रही। विश्वा बेड पर से उठ गया तो सांझ उसे देखकर बोली, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। विश्वा कहा तो सांझ झट से अपनी पलकों को मूंद ली। विश्वा ड्रॉर में से रखी चांदी की पायल लेकर उसके सामने बैठ गया और सांझ ने आंखें खोलने को कहा। साहब, ये पायल आपके पास कैसे आया? सांझ उसके हाथों से पायल लेकर बोली। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो सुबकते हुए पूछी, बताइए ना साहब, आपके पास ये पायल कैसे आए? ये पायल तो हमारी माई के हैं, जिसे हमने खो दिया था।
वो जब मैं बाबा को छोड़ने स्टेशन गया था तभी मुझे ये पायल मिला था। स्टेशन पर लोगों से पूछा कि किसकी ये पायल है, पर सभी ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। फिर मैंने इसे अपने पास रख लिया। पता है सांझ, जब भी इस पायल को देखता था ना, एक अपनापन सा महसूस होता था मुझे। पता नहीं था कि मुझे एक दिन इसी पायल वाली को दिल दे बैठूंगा। विश्वा मुस्कुराकर कहा, ये पायल हमारे लिए बहुत मायने रखती है साहब। सांझ पायल को देखकर बोली, और मैं? आप तो हमारी जान हैं, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हाय, एक बार और बोलो ना, विश्वा आंखें टिमटिमाते हुए कहा। सांझ कुछ नहीं बोली। लाओ, मैं इसे पहना देता हूँ, विश्वा उसके हाथ से पायल लेकर कहा। एक पायल सांझ के पास थी और दूसरी विश्वा के पास। सांझ उसे दोनों पायल दे दी। विश्वा उसकी साड़ी को ऊपर खिसका दिया और उसके खूबसूरत पैरों में वो चांदी के पायल पहना दिए। सांझ हद से ज़्यादा खुश थी और उसकी खुशी विश्वा के चेहरे पर झलक रही थी। अब मैंने तुम्हें इतना प्यारा गिफ्ट दिया है तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। बताइए, क्या चाहिए आपको? विश्वा अपने होठों पर इशारा किया तो सांझ शर्मा कर अपनी नज़रें फेर ली। शर्माने से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरा इनाम चाहिए, वरना मैं रूठ जाऊंगा। आप तो बच्चों जैसी जिद करने लगे। सांझ उसके फूले हुए मुंह को देखकर बोली, फिर आहिस्ते से उसके होठों पर अपने होठ रख दी। विश्वा उसकी गोद में लेटा हुआ था और सांझ बेड पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। वो हल्का सा उसे किस करके हटने लगी तो विश्वा उसका सिर अपने चेहरे पर झुका लिया और उसके लिपस्टिक से सने होठों को अपने सख्त होठों के बीच दबा लिया। सांझ की सांसें उखड़ने लगीं तो विश्वा उसके होठों को रिहा कर दिया और खुद भी लंबी लंबी सांसें भरने लगा। सांझ एकटक विश्वा को देखे जा रही थी। विश्वा अपने होठों पर सांझ के होठों से लगी लिपस्टिक को साफ करने के लिए अंगूठा फेरा तो सांझ अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। विश्वा हौले से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सांझ उसकी आंखों में बेहिसाब इश्क देखकर अपनी पलकें झुका ली। विश्वा उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। उसके होंठ सांझ की गर्दन को चूम रहे थे। अचानक से ही सांझ का शरीर थरथराने लगा। उसके माथे पर घबराहट के मारे पसीना आने लगा। वो विश्वा के सिर के बाल अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ ली। विश्वा का ध्यान उस पर नहीं गया, वो उसे अपने इश्क का एहसास करा रहा था। उसके होंठ सांझ की गर्दन से फिसलते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, सांझ आंखें बंद किए हुए बोली। हमने कहा छोड़ो हमें प्लीज, कहकर वो कसकर विश्वा को धक्का दे दी। विश्वा धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। विश्वा अपनी कमर को सहलाते हुए उठा। उई माँ, बड़ी कसके लगी रे बाबा, क्या लात मारती हो तुम? उसकी नज़र सांझ पर गई तो वो घबरा उठा। सांझ बिस्तर पर लेटी तड़प रही थी। सांझ, सांझ क्या हुआ तुम्हें? विश्वा उसे झकझोर कर कहा तो सांझ होश में आकर बोली, साहब। वो रोते हुए बोली, फिर कसकर विश्वा के सीने से जा लगी। उसका इस तरह से रोना विश्वा का सीना छलनी कर रहा था। सांझ क्या हुआ तुम्हें? प्लीज शांत हो जाओ, विश्वा उसे चुप करवाते हुए कहा। सांझ उतनी ही मजबूती से विश्वा के कुर्ते को पकड़ सिसकने लगी थी। विश्वा से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सांझ के रोते हुए चेहरे को अपने सख्त हाथों में भरा और उसकी कत्थई आंखों में झांक कर कहा, बताओ हमें क्या हुआ है? अपने साहब को नहीं बताओगी? हमें हमें माफ़ कर दीजिए साहब, पर हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। आप हमसे इश्क जताना चाहते हैं पर हमारा अतीत पीछा नहीं छोड़ता। वो हमें अपनी काली दुनिया में खींच लेती है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। हम चाह कर भी अपने अतीत से भाग नहीं पा रहे हैं। सांझ सुबकते हुए बोली, बस इतनी सी बात के लिए आंसू बहा रही हो? विश्वा उसके आंसू पोंछ कर कहा। सांझ हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। विश्वा उसका सिर चूमकर कहा, इश्क करता हूँ तुमसे, पर यह जरूरी नहीं कि अपना इश्क जताने के लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की ज़रूरत है। तुम एक बार खुलकर हंस देना, मैं मचल उठूंगा। आपको बुरा नहीं लगा हमने बीच में ही आपको रोक दिया? कहा ना इश्क है तुमसे, और ये इश्क दिल से पनपता है, जिस्म से नहीं। विश्वा उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, अगर हम कभी अपने अतीत से उभर नहीं पाए तब भी आप हमसे इतना ही इश्क करेंगे? सांझ उसकी उंगली अपने होठों पर से हटाकर बोली, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बेहद इश्क करूंगा तुमसे, कहकर विश्वा सांझ का गाल सहला दिया। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, विश्वा बिस्तर पर से चादर और तकिया लेते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? सोफे पर सोने। हमारे रहते हुए आप सोफे पर सोएंगे? लाइए ये तकिया और चादर हमें दीजिए, हम सो जाएंगे सोफे पर। आप बिस्तर पर सो जाइए। नहीं, मैं सो रहा हूं ना सोफे पर, तुम चुपचाप बिस्तर पर सो जाओ। हमने कहा ना सोफे पर हम सोएंगे, आप शांति से यहाँ सो जाइए। सांझ उसके हाथ से तकिया और चादर खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना सोफे पर मैं सोऊंगा, कहकर विश्वा झट से सोफे पर जाकर लेट गया।
सांझ उसे देखती रह गई। विश्वा की आंखें फटी की फटी रह गईं जब सांझ को उसने बिस्तर की जगह जमीन पर सोते हुए देखा। सांझ, तुम नीचे जमीन पर क्यों सो रही हो? फर्श ठंडा है, ठंड लग जाएगी तुम्हें। उसकी आंखों में सांझ के लिए फिक्र झलक रही थी। और आप सोफे पर सोएंगे तो हमें तकलीफ होगी, उसका क्या? सांझ उसे देखकर बोली। तो क्या करूं मैं? आप बिस्तर पर सो जाइए। और तुम? ये जमीन हम यहीं जमीन पर सो जाएंगे। वैसे भी हमें मखमली बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा, अब सिर्फ मेरा सिक्का चलेगा, कहकर विश्वा सांझ को अपनी गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर पर पटक दिया। एक एक कदम भी बिस्तर से नीचे रखा तो देख लेना, तुम्हारे पैर काट दूंगा मैं। सांझ उठकर अपने पैरों को पकड़ ली और मायूस होकर बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, हमारे पैर काट देंगे तो हम चल भी नहीं पाएंगे। फिर आपको हमारा सारा काम करना पड़ेगा। एक तो अपना काम करो, फिर मेरा। आपको कितनी मुश्किल हो जाएगी। तुम पागल हो क्या? विश्वा उसके सिर पर चपत लगाकर कहा। नहीं, हमें आपकी फिक्र हो रही है। धन्य हो तुम। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। आप कहाँ सोएंगे? मेरी छोड़ो, अगर 2 मिनट में तुम नहीं सोई ना तो सच में तुम्हारे पैर। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा साहब, हम सो रहे हैं, कहकर अपने चेहरे तक कंबल ढककर लेट गई। विश्वा मंद मंद मुस्कुराने लगा। पागल लड़की, पैर काटूंगा तो तकलीफ इसे होगी, पर अपनी तकलीफ को छोड़कर इसे मेरी परेशानियां नजर आती हैं, विश्वा उसे देखकर कहा। फिर आगे बढ़कर उसने सांझ के चेहरे से कंबल हटा दिया। विश्वा के डर से वो फट से सो गई थी। सांझ के चेहरे पर आए बालों को उसने अपनी उंगलियों से साइड किया और प्यार से उसके दोनों गाल चूम लिए। देखना, एक दिन इतना इश्क करूंगा ना तुमसे कि सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में मेरा इश्क ही गूंजेगा। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते सिर्फ मुझे ही सोचा करोगी तुम। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा आज और तुम्हारा भविष्य सब मैं ही रहूंगा। इतना चाहूंगा तुम्हें कि तुम देखती रह जाओगी। विश्वा प्यार से उसे देखकर अपने मन में कहा। सुबह होते ही सांझ की चूड़ी की खन खन से उसकी नींद खुल गई। बड़ी मुश्किल से उसे देर रात को नींद आई थी और वो सोफे पर बैठे बैठे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सांझ को पता नहीं था कि विश्वा जाग चुका है। वो बेफिक्र होकर टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी। विश्वा अपने गाल पर हाथ रखे उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। सांझ एक अदा के साथ अपने बालों को पीछे की और उसमें अपनी उंगलियां चलाने लगी। उफ, तेरी ये अदा, विश्वा अपने मन में कहा। सांझ को शक ना हो इसलिए वो दोबारा सो गया। इतनी देर हो गई और साहब अभी तक सो रहे हैं। इन्हें जगाऊं या रहने दूं? नहीं, सोने देती हूँ। रात में कितनी देर से सोए हैं, पर नीचे सब पूछेंगे तब हम क्या कहेंगे? सांझ अपनी उलझनों में उलझी हुई थी। वहीं विश्वा उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। एक काम करते हैं, पहले हम नीचे चले जाते हैं। जो पूछेगा उन्हें कह देंगे कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, ये सही रहेगा, सांझ खुद से बोली और पलट कर आईने के पास चली गई। विश्वा हल्का सा सिर उठाकर उसे देखा। उसके होंठों पर हंसी खिल गई। सांझ अपने बालों को खुला छोड़ दी और अपनी साड़ी की प्लेट्स सही करने लगी। ये साड़ी सांझ को विश्वा ही लाकर दिया था। गुलाबी रंग की मराठी साड़ी में सांझ विश्वा पर बिजली गिरा रही थी। सांझ अपने प्लेट्स को ठीक खोंस तो ली, पर उसे नीचे से सही कैसे करे यही सोच रही थी। विश्वा उसके चेहरे पर आई सिलवटों को पहचान गया। विश्वा सोफे से उठा और जाकर सांझ के पैरों के पास जा बैठा। उसने सांझ की साड़ी पकड़ ली। साहब, आप कब उठे? बस अभी अभी। आप ऊपर उठिए, सांझ बोली। रुक जाओ, जरा तुम्हारी प्लेट्स सही कर दूं, उसके बाद उठ जाऊंगा। नहीं, अभी के अभी उठिए। क्या हुआ है तुम्हें? विश्वा अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा। हमें कुछ नहीं हुआ, पर आप हमारे कदमों में बैठेंगे तो हमें बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा तुम्हें? क्योंकि आप हमारे पति हैं। हम आपके चरणों में बैठें चलता है, मगर आप हमारे कदमों में बैठेंगे ये हमें मंजूर नहीं। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे पैर की जगह इस दिमाग का कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे अब आप हमारे दिमाग के साथ? सोच रहा हूँ इन्हें दीवार में फोड़ दूँ, विश्वा गुस्से से कहा। सांझ कुछ नहीं बोली। विश्वा शांति से उसकी प्लेट्स सही करने लगा। किस तरह से आंचल लिया है तुमने? साड़ी पहननी आती भी है या नहीं? नहीं आती। कल रात में कितने अच्छे से पहनी थी, वो रूपा दी ने पहनाई थी। विश्वा अपने मुंह से सेफ्टी पिन लिए सांझ का आंचल सही करने लगा, जो जैसे तैसे लपेटी हुई थी। सांझ चुपचाप सीधी होकर खड़ी थी। विश्वा उसका आंचल सही कर दिया और पीछे से उसके ब्लाउज में सेफ्टी पिन लगाकर उसका आंचल सेट कर दिया। साधारण साड़ी होती तो सांझ तुरंत ही पहन लेती, पर यह मराठी साड़ी उसे पहनने नहीं आ रही थी।
विश्वा इतने प्यार से उसे ये साड़ी दिया था, अगर वो ना पहनती तो उसे बुरा लगता, जो सांझ को तकलीफ दे जाता। सांझ चीख उठी जब विश्वा उसे अपने सीने से सटाकर उसके गोल मटोल गालों को चूम लिया। सांझ की शादी के बाद ये पहली सुबह थी जिसकी शुरुआत विश्वा के इश्क के साथ हुई थी। उसका इत्मीनान से उसे साड़ी पहनाना सांझ को बेचैन कर गया था। कोई और होता तो शायद बहक जाता, पर विश्वा अपना धैर्य बनाए रखा। सब सांझ और विश्वा के लिए बप्पा के मंदिर आए हुए थे। सांझ अपने सिर पर पल्लू लिए बप्पा से विश्वा की खुशी मांग रही थी। वहीं विश्वा उसके बगल में सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहने अपनी सांझ के लिए मुस्कुराहट मांग रहा था। बाकी सब मंदिर घूमने में लगे हुए थे। विश्वा अपनी आंखें खोला और पंडित जी से अपने माथे पर तिलक लगा लिया। सांझ भी अपने माथे पर कुमकुम से छोटा सा टीका कर ली। दोनों ने बप्पा के सामने अपना माथा टेका, फिर अपने दोस्तों के साथ मंदिर से बाहर जाने लगे। सांझ रूपा और वर्षा के साथ चल रही थी। अचानक उसके कदम रुक गए। क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। कोई नहीं है यहाँ, तू ज्यादा सोच रही है, चल। पर रूपा दी, हम सच कह रहे हैं, कोई तो है जो हमें कब से देख रहा है। जब भी हम उसे देखने की कोशिश करते हैं वो गायब हो जाता है। सांझ परेशानी से बोली। तू घर चल पहले, फिर सोचते हैं इसके बारे में। हाँ सांझ, रूपा एक कदम सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। वर्षा बोली तो सांझ हाँ में अपना गर्दन हिला दी। सब घर के लिए निकल गए। गाड़ी में बैठी सांझ अपने दिमाग पर जोर दे रही थी कि मंदिर में उसका पीछा कौन कर रहा था। अगर अम्मा जी के आदमी होते तो वो सांझ को कब सबके सामने उठा लेते, पर उसने ऐसा नहीं किया। अम्मा जी के आदमी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? सांझ यही सब सोच रही थी। विश्वा उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो घबरा गई। अरे मैं हूँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। सांझ अपने चेहरे पर आए पसीनों को पोंछी और खिड़की के बाहर देखने लगी। विश्वा फिर कुछ नहीं कहा और सांझ के बनते बिगड़ते चेहरे को देखने लगा। आधे रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। क्या हुआ वैभव? विश्वा पूछा। गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है विश्वा। वैभव गाड़ी को आगे से खोल कर देखा जहां से धुआं निकल रहा था। गाड़ी ठीक होने में लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया, पर गाड़ी ठीक नहीं हुई। सब गाड़ी के बाहर निकल आए। जिस जगह गाड़ी खराब हुई थी वो इलाका जंगलों से होकर गुजरता था। सब बाहर खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। वैभव और विश्वा गाड़ी ठीक करने में लगे हुए थे। सांझ को किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। वो बिना कुछ सोचे उस आवाज की दिशा में बढ़ गई। वो जंगल के अंदर चली गई। पास ही में एक हिरण का बच्चा रो रहा था। उसका एक पैर गड्ढे में फंस गया था, जिसे निकालने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहा था। उसे अपने साथी के पास जाना था जो उससे काफी दूरी पर चले गए थे। सांझ को उस पर दया आ गई। वो उसके पास बैठ गई और गड्ढे में से उसका पैर निकालने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद सांझ ने उसके पैर गड्ढे में से निकाल दिए तो वो हिरण का बच्चा सांझ को प्यार करने लगा। सांझ उसे देखकर मुस्कुरा उठी। हिरण का बच्चा अपनी जीभ से उसके गुलाबी गालों को चाट रहा था। सांझ उसका प्यार देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अगर विश्वा यहाँ होता तो उन दोनों को देखकर जल भुन जाता। सांझ प्यार से हिरण के बच्चों को अपने कोमल हाथों से सहलाने लगी। सांझ उसे जाने का इशारा की तो वो दौड़ते हुए वहां से चला गया। सांझ को एक अलग ही खुशी मिली। वो मुड़कर जाने लगी तो अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सांझ अपने सामने खड़े इंसान को देख हैरान थी। तुम? हाँ, मुझे लगा था तुम अम्मा जी के डर से कहीं छुप कर बैठी होगी, पर तुम तो यहाँ खुलेआम घूम रही हो। देखो मोहित, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो क्या करोगी? फिर उसकी नज़र सांझ के गले में पहनी मंगलसूत्र पर गई और मांग में भरे सिंदूर पर। वो जोर जोर से हंसने लगा। सांझ डर के मारे पीछे खिसक रही थी। मोहित उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तो मेरी भोली सांझ ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? ये तो गलत बात है ना? वैसे ऐसा क्या किया है जो उसने तुमसे शादी कर ली? वो तो पागल होगा जिसने तुमसे शादी की। पर तुम अपना अस्तित्व कैसे भूल गई मेरी भोली सांझ? तुम किसी की पत्नी नहीं बन सकती। तुम सिर्फ रखेल बन सकती हो। किसी की घर की बहू नहीं, बल्कि उसके जिस्म की भूख मिटाने का जरिया बन सकती हो। तुम्हारी जगह इस समाज में नहीं, बल्कि अम्मा जी के कोठे पर है। मोहित गुस्से से कहा। उसकी एक एक बात सांझ को अपना अस्तित्व याद दिला गई। सांझ रोते हुए पीछे खिसक रही थी। उसे पता नहीं चला कि कब वो पेड़ से सट गई। मोहित उसकी तरफ बढ़ रहा था। सांझ विश्वा को आवाज लगाने लगी, पर कुछ नहीं हुआ। वो जंगल के काफी भीतर आ गई थी। सड़क पर विश्वा और वैभव अभी भी गाड़ी ठीक करने में लगे थे। मोहित से उसने कभी इश्क किया था। वो इश्क जो पैसे की खातिर उसे कोठे पर बेच आया था।
मोहित अपने हाथ आगे बढ़ाकर सांझ की मांग में भरा विश्वा के नाम का सिंदूर को पहुंचने के लिए बढ़ाया। वो उस सिंदूर को पहुंच पता पहुंच पाता उससे पहले ही सांझ उसका हाथ पकड़कर झटक दी। सोचना भी मत, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे, वो दहकती हुई आंखों से बोली। मोहित कुटिल मुस्कान लिए उसे देखने लगा। बहुत हिम्मत आ गई है मेरी भोली सांझ। जो कल तक मेरे सामने आवाज भी नहीं उठाती थी, आज मेरा विरोध करने लगी, कहकर वो सांझ को कस कर जकड़ लिया। मत भूलो, तुम एक औरत हो और मैं मर्द। तुम्हारी शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, समझी। मोहित के हाथ सांझ के कमर पर चलने लगे। सांझ को अपने जिस्म में जहर सा फैलता अनुभव हुआ। वो गुस्से से मोहित को धकेल रही थी। मोहित जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठा लिया। सांझ छटपटाने लगी। मोहित उसे लेकर उस जंगल से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठाकर निकल गया। सांझ खिड़की पर अपना हाथ मार रही थी ताकि बाहर खड़ा विश्वा उसे देख ले, पर उसकी नज़र सांझ पर नहीं गई। वो पागलों की तरह सड़क पर सांझ को ढूंढ रहा था। मोहित उसे अपने साथ लेकर चला गया। मोहित काफी तेज गाड़ी चला रहा था, वहीं सांझ उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी। वो बार बार मोहित को गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी, पर वो अपनी धुन में गाड़ी चलाता रहा। सांझ के मन में घबराहट घर बनाए हुए थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसकी तंद्रा तब टूटी जब मोहित ने अपनी गाड़ी रोक ली। सांझ कांच में से सब कुछ देख रही थी। वो इस जगह से अनजान नहीं थी। उसकी रूह कांप उठी। फिर से उसकी किस्मत उसे वहीं लेकर आ गई जहां से विश्वा उसे भगाकर ले आया था। मोहित उसे फिर से कोठी पर लेकर आया था और इस बार वो अम्मा जी से मुंह मांगी रकम वसूल कर रहा था। उसने सांझ को मंदिर में देख लिया था जब वो बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। सांझ ऊपर खड़ी अम्मा जी को देख सहम गई। इस बार नहीं, इस बार वो अम्मा जी के हाथ नहीं लग सकती थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर उसकी कोशिश नाकाम हो गई। मोहित गाड़ी को लॉक करके गया था ताकि सांझ भागने ना पाए। सांझ के पास एक ही रास्ता बचा था और वो था गाड़ी के दरवाजे पर लगा कांच, जिसमें से झांक कर सांझ बाहर का सब कुछ देख रही थी। किसी तरह अगर वो कांच टूट जाए तो वो वहां से भाग सकेगी, नहीं तो वो अम्मा जी की गिरफ्त में कैद होकर रह जाएगी, जो वो हरगिज नहीं चाहती थी। सांझ अपने पैरों में से एक सैंडल निकाल कर गाड़ी के दरवाजे पर मारने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद कांच टूट गया। अम्मा जी की नज़र सांझ पर चली गई। वो चिल्लाते हुए बोली, राका, जाकर पकड़ उसे, भाग रही है वो। सांझ अम्मा जी की आवाज़ सुनकर घबरा उठी। वो जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकल गई, पर वो भाग पाती उससे पहले राका उस तक पहुंच गया और उसे घसीटते हुए ऊपर अम्मा जी के पास ले जाने लगा। सांझ की हथेली से खून रिसने लगा था। राका ने उसे इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथों की चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई थीं और उसके किरछे उसकी हथेली में चुभ गए थे। सांझ राका के हाथ पर जोर से अपने दांत गड़ा दी। राका दर्द से तिलमिला गया। सांझ उसे जोर से धक्का मारी और अपनी साड़ी संभाले नंगे पांव वहां से भाग उठी। राका अपनी हथेली देखने लगा जहां सांझ के दांतों के निशान बन गए थे। अम्मा जी तिलमिलाहट के मारे नीचे चली आईं और राका को खरी खोटी सुनाने लगी। मोहित उन्हें शांत रहने को कहा और खुद सांझ को पकड़ने चला गया। सांझ ऊबड़ खाबड़ सड़क पर नंगे पांव दौड़ी जा रही थी। सड़क पर छोटे छोटे गिट्टी उसके पैरों में चुभ रहा था। अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो भागे जा रही थी। इधर विश्वा को उसे ढूंढते हुए सुबह से दोपहर हो गई, पर सांझ उसे कहीं नहीं मिली। बढ़ते वक्त के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। रूपा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे भय था अगर सांझ अम्मा जी के हाथ लगी तो वो उसे जान से मार देंगी। एक बार उनके चंगुल से भागे तो वो माफ़ कर भी दें, पर बार बार नहीं। एक ही गलती करें और वो उसे माफ़ कर दें, इतनी भी रहमदिल नहीं थी अम्मा जी। सब सांझ के बगैर ही घर वापस लौट आए। रूपा अभी भी सिसक रही थी। कोई था वहाँ जिस उसके आंसू अपने सीने में चुभते हुए महसूस कर रहे थे, पर वो अभी फ़िलहाल इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। उसे अपने दोस्त की फ़िक्र थी। विश्वा परेशानी से इधर उधर घर में ही चहलकदमी कर रहा था। वो पुलिस स्टेशन जाकर सांझ की मिसिंग कंप्लेन भी तो नहीं कर सकता था। अगर पुलिस सांझ के माँ बाप के बारे में पूछेगी तो वो क्या जवाब देगा? क्या कहेगा वो पुलिस से कि उसे कोठे से भगा कर लाया है? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सक्षम के साथ अपनी बाइक लेकर पुणे की सड़कों पर दौड़ा दिया। वैभव घर पर ही रुक गया। वर्षा रूपा को शांत करवा रही थी, पर वो शांत ही नहीं हो रही थी। सांझ से उसका बड़ी बहन का रिश्ता जुड़ चुका था। वो अच्छे से जानती थी कि सांझ अगर पकड़ी गई तो क्या होगा। वही सब सोचकर उसकी हालत खराब हो रही थी। वैभव की बर्दाश्त की सीमा पार हो गई। वो गुस्से से चीखते हुए कहा,
बस बहुत हो गया, कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा उसे। बहन, कहा है उसे, और उसकी हिफाजत मैं अपनी जान देकर भी करूंगा। आप रोना बंद कीजिए प्लीज। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है वैभव, रूपा सुबकते हुए बोली। वैभव खाली आंखों से उसे देखता रहा। उसे क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था, पर रूपा को देखकर उसके सीने में चुभन होने लगी थी। वैभव रूपा को कमरे में छोड़कर बाहर चला आया। सांझ भागते हुए मेन सड़क तक पहुंच गई थी। किससे मदद मांगे वो? सब तो अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई उसे घूर रहा था तो कोई उसे बेबस भरी आंखों से देख रहा था, पर किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। पैरों से भी खून रिसने लगा था। दोपहर का वक्त, ऊपर से इतनी तेज धूप कि कोई नंगे पांव चले तो उसके पैरों में छाले आ जाएं। सांझ की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अब और नहीं भाग सकती थी। पास ही में एक नल लगा हुआ था। सांझ वहां जाकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। उसने अपने पैरों को धोया तो खून ही खून बह रहा था। वो वहीं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। साड़ी इतनी मजबूत थी कि सांझ उसे फाड़ भी नहीं पा रही थी, ताकि अपने जख्मों पर उसे बांध सके। मजबूरन उसे अपने जख्मों को खुला छोड़ना पड़ा। उसे विश्वा की याद सताने लगी और वो वहीं बेंच पर बैठी बैठी फपक पड़ी। ये आंसू दर्द के थे या विश्वा की याद के, तो वो तो सांझ नहीं जानती थी। एकदम से उसके चेहरे पर गाड़ी का फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर पड़ने लगा। वो अपना चेहरा दाएं बाएं घुमाने लगी, पर वो लाइट लगातार उसके चेहरे पर ही आ रही थी। नजर घुमाकर देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बगल में एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मोहित बैठा हुआ था और उसे परेशान करने के लिए गाड़ी की लाइट्स उसके चेहरे पर मार रहा था। दोनों की नजरें मिली। सांझ के चेहरे पर खौफ था तो वहीं मोहित के चेहरे पर कुटिल मुस्कान। सांझ वहां से भाग उठी। मोहित भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दिया और धीमे धीमे चलाने लगा। वो चाहता तो तेज चलाकर सांझ को पकड़ सकता था, पर उसे सांझ को परेशान करना था। सांझ लंगड़ाते हुए भाग रही थी। मोहित मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सांझ भागते हुए एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गई। वो बिल्डिंग आधी अधूरी थी, अभी उस पर काम चल रहा था। उसके आसपास गिट्टी बालू रखे हुए थे। सांझ बिना कुछ सोचे समझे उस बिल्डिंग में चली गई। मोहित भी अपने चेहरे पर शातिर मुस्कान लिए सांझ के पीछे चल पड़ा।